हेलो। कैसे हैं आप लोग? हम लोगों ने एक नया चैनल शुरुआत किया है, बीपीएससी एग्ज़ाम वर्स। ये शिफ्ट है फ्रॉम ऑफलाइन टू ऑनलाइन। तो हम लोगों का पैटर्न क्या रहेगा, हम लोग कैसे सीखेंगे, कैसे समझेंगे, तो सबसे पहले उस पर हम लोग नज़र कर ले, एक बार देख लेते हैं कि कैसे हम लोगों को आगे का अप्रोच हम लोगों का क्या रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोगों का पैटर्न, सबसे पहले हिस्ट्री हम लोग डील करेंगे। सबसे पहले हिस्ट्री, उसके बाद फिर साइंस। हिस्ट्री में सबसे पहले मॉडर्न इंडिया, उसके बाद एंशिएंट, उसके बाद फिर मिडिवल। और वैसे ही साइंस में सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी शुरुआत करेंगे, उसके बाद फिर केमिस्ट्री, उसके बाद फिर फिज़िक्स। हम लोग का ऐसा अप्रोच क्यों है? सबसे पहली बात कि अगर हम लोग अब तक का ट्रेंड देखें, अप टू द 70 बीपीएससी, यहाँ पर हिस्ट्री का, साइंस का वेटेज हमेशा से ज़्यादा पूछा गया है और आने वाले सालों में भी पूछा जाएगा। हिस्ट्री में भी सबसे ज़्यादा मॉडर्न इंडिया से बहुत क्वेश्चन बनता है। अप्रॉक्स लगभग 15 क्वेश्चन, 10 to 15 क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया से ही आता है। तो हम लोग प्री के लिए यहाँ पे पढ़ेंगे, जाहिर सी बात है। अभी हम लोग शुरुआत भी प्री के लिए ही कर रहे हैं, एडवेंट ऑफ द यूरोपियन से, कि यूरोपियन का आगमन भारत में कैसे होता है, वहाँ से शुरुआत करेंगे। और लास्टली हम लोग जाएंगे 1947 तक। ठीक है, 1498 से लेकर के 1947 तक का ये हम लोग पढ़ेंगे, लगभग 400 से 450 साल का इतिहास। तो ये तो हो गया प्री के लिए अप्रोच। और हम लोग फिर मेंस का अप्रोच क्या रहेगा? मेंस के लिए अलग से हम लोग नहीं पढ़ाई करेंगे, मेंस के लिए इसी में इंटीग्रेटेड रहेगा ये सारा कुछ। मेंस और एसे के लिए इंटीग्रेटेड वे में कैसे हम लोग अप्रोच करेंगे आगे की तरफ। अभी जैसे ये सब सारा जो सिलेबस है, एडवेंट ऑफ द यूरोपियन है, या फिर आने वाले दिनों में जो हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे, मराठाज़ हैं, तो ये सारा प्री ओरिएंटेड है। लेकिन मेंस के लिए मॉडर्न इंडिया का इंडिपेंडेंस मूवमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, तो हम लोग उसको प्री के लिहाज से भी पढ़ेंगे और मेंस के लिहाज से भी पढ़ेंगे। मेंस में हम लोग आंसर राइटिंग करेंगे, ठीक है। और अभी से हम लोग ऐसे का कुछ कुछ पॉइंट कलेक्ट करते जाएंगे। होता क्या है कि प्री और मेंस के बीच का जो टाइम है वो ज़्यादा दिनों का नहीं रहता है, लगभग 2 से ढाई महीना का ही रहता है। उसमें हम लोग क्या ही कर सकते हैं, उसमें जो पहले से अगर तैयार ही रहेगा तभी तो कुछ करना है। उसमें हम लोग को सिर्फ टेस्ट सीरीज़ लगाना है और अपने आंसर को सुधारना है। उसमें हम लोग पढ़ने का काम कम करेंगे, रिवाइज़ करने का काम ज़्यादा करेंगे, ठीक है। तो अभी से हम लोग ऐसे वाले पार्ट पे ध्यान देंगे। ऐसे वाले पार्ट में हम लोग मेनली एनेक्डोट पे ध्यान देंगे, कैसे ऐसे का इंट्रोडक्शन लिखा जाता है, कहाँ पे हम लोग पावरफुल कोटेशन लिख सकते हैं। ये 2 चीज़ पर हम लोग का फोकस अभी से रहेगा। तो अभी हम लोग 2 चीज़ पर फोकस करेंगे, प्री के लिए और ऐसे के लिए। आने वाले टाइम में प्री के लिए प्लस मेंस के लिए, ठीक है। और हम लोग इंटरव्यू के लिए कुछ कुछ अपना पर्सपेक्टिव जनरेट करेंगे, कुछ कुछ अलग थॉट। जैसे जो भी चीज़ अभी हम लोग पढ़ाई करेंगे, जो भी चीज़ हम लोग सीखेंगे अभी, तो उसको हम लोग कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड से जोड़ करके देखेंगे, करंट अफेयर से जोड़ करके देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम लोग हिस्ट्री को एक आइसोलेट के तौर पे नहीं पढ़ेंगे कि अगर कुछ 1498 में कोई चीज़ हो रहा है या 1598 में कोई चीज़ हो रहा है तो बस वो वहीं तक लिमिटेड है, ऐसा नहीं होता है। कोई भी चीज़ है वो शेप करता है। हिस्ट्री शेप्स टुडेज़ वर्ल्ड एंड टुमारोज़ वर्ल्ड, ठीक है। तो हिस्ट्री ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक आइसोलेट चीज़ है, एक अलग चीज़ है, बस सिर्फ वहीं तक वैलिड है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो आने वाले दिनों में भी वैलिड उतना ही रहेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग शुरुआत करेंगे कहाँ से? एडवेंट ऑफ द यूरोपियन पावर इन इंडिया बाई बीपीएससी एग्ज़ाम वर्स। नया चैनल है, आप लोगों के सपोर्ट का ज़रूरत है। आप लोग देखें इस चैनल को, और सबसे बड़ी बात, वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करिएगा। वीडियो को पूरा देखें। अगर कुछ आप लोगों की क्वेरी है तो उसको कमेंट में लिखें, ठीक है। मैं जहाँ तक हो सकूँगा रिस्पॉन्स करूँगा मैं उस चीज़ को, ठीक है। रिस्पॉन्स करने का काम करेंगे हम इंशाल्लाह, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। एडवेंट ऑफ द यूरोपियन पावर इन इंडिया बीपीएससी एग्ज़ाम वर्स की तरफ से है। ये हम लोग का अप्रोच है फ्रॉम ऑफलाइन सेंटर टू ऑनलाइन, फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये तो सारे लोगों को पता है कि सबसे पहले यूरोपियंस में पुर्तगीज़ आए, सबसे लेट से पुर्तगीज़ गए, ये सारे लोग ही जानते हैं। लेकिन हम लोग कुछ बैकग्राउंड इमेज देखेंगे। बैकग्राउंड इमेज देखने का मतलब ये है कि हम लोग देखेंगे कि बैकग्राउंड में क्या हो रहा है।
इससे हम लोगों को फैक्ट भी याद रहेगा, हमेशा के लिए फैक्ट याद रह जाएगा। अगर इन केस जैसे कभी होता है कि रिवीजन नहीं हो पाता, फिर भी हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं या फिर एग्ज़ाम देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि फैक्ट नहीं याद रहने के बावजूद अगर बैकग्राउंड में एक इमेज है, बैकग्राउंड में एक स्टोरी है, तो वो हम लोग को हमेशा के लिए याद रह जाता है ना। तो हम लोग सबसे पहले बैकग्राउंड देखेंगे कोई भी चीज़ का कि ऐसा क्यों हो रहा है, और फिर उसका करंट वर्जन देखेंगे और इसका अभी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड से क्या रिलेशन है वो भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो 1453 से कहानी का शुरुआत होता है। 1453 में क्या हो रहा है? 1453 बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है हिस्ट्री में। तो 1453 में क्या हो रहा है, लेट्स सी। 1453 का टाइम है फॉल ऑफ द कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल कहाँ पे है? सबसे पहले कॉन्स्टेंटिनोपल का हम लोग लोकेशन देखते हैं। ये वाला टर्की देख रहे हैं, ये एनाटोलियन पेनिनसुला कहलाता है, एनाटोलियन। तो यहाँ पे है कॉन्स्टेंटिनोपल। ये कनेक्ट करता है ये इधर वाले रूट को भी और ये इधर वाले रूट को भी, यानी ये एशिया को और यूरोप को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये क्रॉस रोड पर लोकेशन इसका लोकेटेड है कॉन्स्टेंटिनोपल का। कॉन्स्टेंटिनोपल जो है वो कैपिटल था, वो राजधानी था बाइजेंटाइन एम्पायर का, जिसको ईस्टर्न रोमन एम्पायर के नाम से भी लोग जानते हैं। और ये एक ऐसा पॉइंट है कि जिसको गेटवे ऑफ ओरिएंट कहा जाता है। यहाँ पे एक वर्ड आया ओरिएंट, जो कि स्पेक्ट्रम में भी देखने को मिलेगा ये वर्ड ओरिएंट। ओरिएंट का मतलब क्या है और कॉन्स्टेंटिनोपल को गेटवे क्यों कहा गया, गेटवे टू ओरिएंट? इस वजह से कहा गया कि ओरिएंट का मतलब ईस्ट है। आने वाले दिनों में हम लोग देखेंगे कि जब हेनरी द नेविगेटर जो पुर्तगाल का किंग था या प्रिंस था, तो उसको जब पोप निकोलस फाइव जब डिक्री देता है, फरमान देता है कि आप जाइए और जा करके आप ट्रेड करिए ईस्ट में और अपने रिलीजन क्रिश्चियनिटी को फैलाइए ईस्ट की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग किसके बात कर रहे थे, तो वो भी वर्ड ओरिएंट का यूज़ करेगा अपने डिक्री में। तो ओरिएंट का मतलब होता है ईस्ट, क्योंकि हम लोग यूरोप के रिस्पेक्ट में ईस्ट के तरफ हैं, इसीलिए इस रीजन को गेटवे टू द ओरिएंट कहा गया, टर्की वाले रीजन को। ठीक है, तो यहाँ पे 1453 में बाइजेंटाइन एम्पायर हार जाता है। किससे हारेगा बाइजेंटाइन एम्पायर? बाइजेंटाइन एम्पायर ऑटोमन टर्क से हार जाएगा। ऑटोमन टर्क को लीड करने वाला एक 21 साल का नौजवान जिसका नाम है सुल्तान महमद II। मात्र 21 साल की उम्र में वो 1000 साल पुरानी जो सल्तनत है, 1000 साल पुराने जो एम्पायर है बाइजेंटाइन एम्पायर, ईस्टर्न रोमन एम्पायर, उसको चैलेंज करता है। और चैलेंज करता है भी नहीं है, उसके कॉन्स्टेंटिनोपल जो उसके कैपिटल है उसको पूरी तरीके से घेर लेता है, पूरी तरीके से ब्लॉकेट करने का काम करेगा। ब्लॉकेट ऐसा कर देगा कि वहाँ पे खाना पीना तक का दुश्वारी हो जाएगा। और फाइनली अपने लगभग 1 लाख से 1.5 लाख सोल्जर के साथ, और 53 दिनों तक ये सीज चलता है। 53 दिनों तक जब ये सीज चलेगा और कॉन्स्टेंटिनोपल को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा, एक आइसोलेट कर दिया जाएगा आपस में ही, तो उसके बाद फिर 53 दिनों के बाद सुल्तान महमद जीतता है बाइजेंटाइन से। और ये बाइजेंटाइन वाला रीजन या टर्की वाला रीजन किसके तरफ चला जाता है? ये ऑटोमन की तरफ चला जाता है। और ये निकल जाता है किससे? बाइजेंटाइन एम्पायर से, यानी क्रिश्चियनिटी से हट करके अब ये इस्लाम की तरफ चला गया। तो यहाँ पे अब 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। अब ट्रेड रिलेशन देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या सीन बनता है। जैसे ये वाला रीजन यूरोप वाला रीजन है, ये वाला रीजन यूरोप का है, ये हम लोग एशिया वाला रीजन है। अब यहाँ पे ये वाला रीजन की बात हो रही है। यहाँ पे बाइजेंटाइन एम्पायर था, लेकिन अब उसको एलिमिनेट कर दिया गया। अब यहाँ पे ऑटोमन आ गया। अब जब ऑटोमन आया तो यहाँ पे जो लैंड रूट था, लैंड रूट पूरी तरीक़े से ख़त्म, लैंड रूट का रास्ता ख़त्म हो जाता है, क्योंकि अब यहाँ पे ऑटोमन का रूल है। तो अब यहाँ पर से जो भी ट्रेड होगा एशिया और यूरोप के बीच में, ये ऑटोमन मिडिल मैन जैसा काम करेंगे। और वो अपना भाई इंटरेस्ट तो लेंगे ही वहाँ पे उस रास्ते से जाने के लिए, रास्ते को सिक्योर करने के लिए। तो कोई भी चीज़ एशिया से जब यूरोप की तरफ जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा महंगाई यूरोप में बढ़ जाएगा। जो भी मसालों का डिमांड था, मेनली मसाला ही जाता था यहाँ से, इंडिया से और साउथ ईस्ट एशिया से, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा महंगाई देखने को मिलेगा। ठीक है, अब दूसरा रास्ता है एशिया पहुँचने का, जो कि अभी भी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में भी उतना ही रिलेवेंट रखता है। ये रास्ता ये वाला है, रेड सी वाला राजा, यहाँ से रेड सी और वाया द सुएज़ कनाल। यहाँ पे सुएज़ कनाल का इंपॉर्टेंट लोकेशन है, जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था 1969 के आसपास। ठीक है,
तो यहाँ पर अब दूसरा रास्ता ये है कि अब यूरोपियन यहाँ से ये वाले रास्ते से ट्रेड करे और इंडिया पहुँचे और ये इंडोनेशिया और थाईलैंड और साउथ ईस्ट एशिया वाले रीजन में पहुँचे। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये होता है कि यहाँ पे मिडिल ईस्ट वाला रीजन है, मिडिल ईस्ट में यहाँ पे अरबी लोग हैं, अरेबिक लोग। तो अरबी लोग जब यहाँ पे हैं तो ये लोग यहाँ पर का ट्रेड को अरबी लोग ही संभाल रहे हैं, ठीक है, ये वाला रीजन को। तो रेड सी में भी कंट्रोल किसका है? अरबी लोग का। तो यहाँ पे दो चीज़ समझ में आया, लैंड रूट पे कंट्रोल ऑटोमन का है और रेड सी वाले रीजन में कंट्रोल अरबिक लोग का है। ओके, तो यहाँ तक दो चीज़ समझ में आ गया है। तो अब यहाँ पे इनके पास क्या रास्ता है, ये साउथ ईस्ट एशिया और इंडिया पहुँचने का सबसे फिर आसान रास्ता, या फिर बहुत कह सकते हैं कि उस टाइम का सबसे मुश्किल रास्ता, और अभी के लिए भी सबसे मुश्किल रास्ता यही है, ये वाला रीज़न, केप ऑफ गुड होप तक। केप ऑफ गुड होप होते हुए यहाँ पे जाइए, इंडिया पहुँचे, साउथ ईस्ट एशिया पहुँचे। इसका करंट वर्ल्ड में रिलेवेंस क्या है? करंट वर्ल्ड में अभी हाल में सुनने में आया था, जैसे कि हम लोगों ने अभी करंट अफेयर में भी पढ़ा या फिर ऐसा जानते हैं कि यहाँ पे होतीस का अटैक देखने को मिला है। होतीस रेबल का अटैक देखने को मिला है। यमन के रहने वाले हैं होतीस, एक मिलिटेंसी ग्रुप है जो कि यमन में रहता है। इनका सपोर्ट ईरान का है, ईरान इन लोगों को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे जो इजरायली शिप जो रेड सी के रास्ते, जो सुएज कनाल के रास्ते जो भी इधर ट्रेड करते थे, इधर इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन की तरफ, तो यहाँ पे उनका अटैक देखने को मिला। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि ये वाला रास्ता फ़िलहाल के लिए कुछ दिनों के लिए बंद हो गया था और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शन सी थी इस रास्ते में। तो जो भी यूरोपियन शिप आती थी तो वो गुड केप ऑफ गुड होप होते हुए ही आता था। तो इसकी वजह से क्या हुआ, ट्रेड बहुत ज़्यादा महंगा हो गया था और अभी भी बहुत ज़्यादा महंगा है, एक्सपेंसिव हो गया था ट्रेड, क्योंकि यहाँ पे पेट्रोल का कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और जो सफ़र जो पहले जैसे 10 दिनों का होता था अब 100 दिनों का हो गया, क्योंकि ये लंबा रास्ता है, ठीक है। तो इसका कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में अभी भी रिलेवेंट है। तो जो रास्ता जो पुर्तगालों ने खोजा यहाँ पे वो अभी भी रिलेवेंस है और ये काम कर रहा है अभी भी, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों को बात समझ में आती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऐसा क्या हुआ कि हम लोगों की तरफ पुर्तगाल, बाद में फिर डच, इंग्लिश या फ्रेंच आते हैं? ऐसा क्या होता है कि इंडिया में ऐसा क्या खासियत था जो लोग हमेशा से आते रहे, चाहे वो एंशियंट वर्ल्ड हो, मॉडर्न वर्ल्ड हो या मिडिवल वर्ल्ड हो। एंशियंट में भी देखते हैं कि पहले शीथियंस आते हैं, पार्थियंस आते हैं, ग्रीक आते हैं, वैसे ही मिडिवल में मुग़ल आते हैं, और वैसे ही मॉडर्न में पुर्तगालीज़ आते हैं, फ्रेंच आते हैं, डच आते हैं। तो ये ऐसा क्या था इंडिया में? इंडिया हमेशा से कहा गया है कि सोने की चिड़िया कहलाई है। सबसे मेन जो चीज़ है यहाँ पे फर्टाइल लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड, जो कि इंडिया में बहुत वास्ट अमाउंट में आप लोगों को अभी भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे मसालों का सबसे ज़्यादा मसाला का प्रोडक्शन भी इंडिया में ही होता था और साउथ ईस्ट एशिया में होता था। तो इस वजह से मसालों का ही खोज जो था वो पुर्तगीज़ को इंडिया की तरफ लेकर के आता है, ठीक है। ये तो हम लोग देख ही लिए कि रेड सी का रूट अरब इंटरमीडिएट्स कंट्रोल कर रहे थे और लैंड का रूट ऑटोमन कंट्रोल कर रहे थे। इसकी वजह से डायरेक्ट सी रूट मिलना, खोजना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था स्पाइसेस के लिए, सिल्क के लिए और कोई भी लग्जरीज आइटम के लिए, जो कि इंडिया में आसानी से अवेलेबल था और उसको आराम से ये लोग यूरोप में जा कर के बेचते थे। तो यहाँ पे सतीश चंद्रा जो बहुत बड़े हिस्टोरियंस हैं, ये लिखते हैं द क्वेस्ट फॉर स्पाइसेस टर्न इनटू क्वेस्ट फॉर एम्पायर, फ्रॉम स्पाइसेस टू एम्पायर। ये सफ़र रहा पुर्तगीज़ का। जाहिर सी बात है ये आए थे कॉमर्स के लिए, बिज़नेस के लिए, लेकिन आने वाले दिनों में ये अपने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को स्ट्रॉन्ग करेंगे और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के बाद ये एम्पायर का फाउंडेशन रखेंगे। और आने वाले दिनों में इंडिया के मेजर पार्ट में, चाहे वो वेस्टर्न में हो या ईस्टर्न पार्ट हो, वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट दोनों में अपना ट्रेड पोर्ट सेंटर भी बनाएंगे, जैसे कि कोची में बनाएंगे, कैनानोर में बनाएंगे। और फिर इधर वेस्टर्न पार्ट में देखने को मिलेगा आपको कोची, कैनानोर, और ईस्टर्न पार्ट में आपको नागपट्टनम, सैंथोम, और आने वाले दिनों में हुगली में अपना ट्रेड स्टेशन को इस्टेब्लिशमेंट करने का काम करेंगे। कहने का मतलब है कि वो स्पाइसेस की बिज़नेस के लिए, कॉमर्स के लिए आए और हालांकि बाद में जा कर के क्वेस्ट में, यानी आपस में कन्फ्रंटेशन और वॉर में भी देखने को मिला, और बाद में ये कॉलोनाइजेशन भी करेंगे और कॉलोनी का इस्टेब्लिशमेंट भी करेंगे। ऐसा हुआ भी, क्योंकि 1498 में जब वास्को ड गामा जब इंडिया आता है, उसके बाद 1961 में एक ऐसा टाइम होता है जब पुर्तगीज़ को इंडिया से हटाया जाता है। एक ऑपरेशन चलाया जाता है जिसका नाम है ऑपरेशन विजय, और ऑपरेशन विजय के तहत ही
पुर्तगीज़ को गोवा दमन दीव वाले एरिया, यानी ये वाले पार्ट से, गोवा दमन दीव वाले एरिया से हटाया जाता है 18 और 19 दिसंबर 1961। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। हम लोग कोई भी चीज़ पढ़ेंगे एग्ज़ाम के रिलेवेंस से ही पढ़ेंगे, बस एक बैकग्राउंड इमेज बनाना ज़रूरी है कि याद रहे हम लोगों को। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो वही है, अब करे तो करे क्या, अब यही करना पड़ेगा। दो तरफ का रास्ता ब्लॉकेड है, लैंड का भी और रेड सी वाला रीजन भी, दोनों ब्लॉकेड है। तो अब हम लोग को केप ऑफ गुड होप यानी अफ्रीका के रास्ते नीचे से, यहाँ पे साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका के नीचे से केप ऑफ गुड होप होते हुए यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया की तरफ आएंगे ये लोग, ईस्ट वेस्ट के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि जैसे हम लोग यहाँ पे इंडिया में फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैप से समझते हैं। ये देखिए मैप है यहाँ पे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, इंडिया के लिहाज से ये वेस्ट एशिया है ना। हम लोग ये सऊदी बहरीन यानी मिडिल ईस्ट, हम लोग कभी कभी इसको मिडिल ईस्ट कहते हैं, कभी कभी इसको वेस्ट एशिया कहते हैं। वेस्ट एशिया हम लोग के पर्सपेक्टिव से, इंडिया के पर्सपेक्टिव से, इंडिया के रिस्पेक्ट में ये वेस्ट में है। हालांकि यूएस वाले इसको मिडिल ईस्ट कहते हैं। क्यों? क्योंकि यूएस की ये ईस्ट में है। ठीक है, और मिडिल ऑफ द कॉन्टिनेंट लाई करता है, इसलिए इसको मिडिल ईस्ट कहा जाता है। तो कहाँ से, कौन सा पर्सपेक्टिव से और कौन से कंट्री के लिहाज से कहा जा रहा है ये समझना ज़रूरी है ईस्ट और वेस्ट के में। ठीक है, तो करे क्या, तो अब यहाँ पे केप ऑफ गुड ऑफ होप का रास्ता खुल जाता है और यहाँ से अब ये लोग जाएंगे। पहला कोशिश बार्थोलोमेव डियाज करता है। बार्थोलोमेव डियाज एक नेविगेटर है, वो खोज करेगा और हालांकि वो इंडिया तक नहीं पहुँच पाता है, इंडिया तक तो वास्को डी गामा ही बाद में आएगा। लेकिन उसके पहले का बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या रीज़न बना कि वो लोग इंडिया तक पहुँच गए। क्या उनमें ऐसा क्या खासियत था कि और सब वर्ल्ड के और सब पार्ट में वो चीज़ नहीं देखने को मिला। देखिए, यूरोप का टाइम है 15th सेंचुरी और 16th सेंचुरी 17th सेंचुरी, ये सब में रेनेसां का टाइम है, इसको पूर्ण जीवन कहा गया, रेनेसां कहा गया। वो लोग भी डार्क एजेस में रह रहे थे, अंधेरे काल में जिसको कहा जाता है। हालांकि बाद में जब मॉडर्निटी आया और बाद में वहाँ पे साइंस का डेवलपमेंट हुआ, रेशनैलिटी आया, सोचने समझने की सलाहियत लोगों में डेवलप हुई, तो उसके बाद फिर क्या होता है कि बहुत सारे चीज़ का डेवलपमेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कंपास का डेवलपमेंट होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल नया शिप बिल्डिंग का डेवलपमेंट होता है, शिप में आर्टिलरी लगा हुआ रहेगा, शिप में यहाँ पे तोप लगा करके ये लोग चलाएंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे रेनेसां आया और मिलिट्री रेवोल्यूशन आया। और 15th सेंचुरी यूरोप में यहाँ पे रेनेसां देखने को मिलेगा और एक सेंस ऑफ एक्सप्लोरेशन देखने को मिलेगा। अब लोग पढ़ लिख गए, लोगों में समझने की सलाहियत आ गई, पैसा था, तो इसकी वजह से क्या हुआ, अब वो लोग एक्सप्लोर करेंगे। हालांकि उन लोगों में तो चुल हमेशा से था कि एक्सप्लोर करें। उस टाइम एक और थ्योरी चलता था अर्थ का कि अर्थ इज़ फ्लैट अर्थ का थ्योरी चलता था। तो वो लोगों का ये भी सोचते थे कि कहीं तो अर्थ ख़त्म होता ही होगा, तो इसकी वजह से भी एक्सप्लोरेशन करना चाहते थे। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न था बिज़नेस के लिए एक्सप्लोरेशन करना चाहते थे। ठीक है, और हालांकि ये बाद में जा कर के कॉलोनाइजेशन में डेवलप होगा, कॉलोनीज़ बनाने की तरफ ये लोग ध्यान देंगे। ठीक है, ये हम लोग आगे वाले चैप्टर में देखेंगे और ख़ास करके इंग्लिश जब इंडिया में आ जाएंगे तब हम लोग ये चीज़ देखेंगे। तो रेनेसां आया, रेनेसां में शिप बिल्डिंग बहुत ज़्यादा उच्च स्तर पर देखने को मिला, नेविगेशन देखने को मिला और वोएजेस देखने को मिला ईस्ट की तरफ। यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला स्टेट का। फॉर एग्जांपल पुर्तगाल का एक प्रिंस है जिसका नाम था प्रिंस हेनरी द नेविगेटर, तो वो यहाँ पे पैसा भी देता है, सपोर्ट भी करता है। तो इसके वजह से क्या हुआ, लोग जो भी एक्सप्लोरर थे उन लोगों को एक रास्ता मिला, उन लोगों को पैसा मिला, शिप मिला कि अब वो जा करके, हिम्मत उनका रहेगा, पैसा और पावर जितना भी रहेगा वो सारा स्टेट का रहेगा। अब उन लोगों का काम है सिर्फ एक्सप्लोर करना, ईस्ट जाना, ईस्ट की तरफ यानी इंडिया की तरफ, इंडोनेशिया की तरफ, मलेशिया की तरफ और साउथ ईस्ट एशिया की तरफ आना। ठीक है, तो यहाँ पे एक हाईलाइट्स है, स्पेक्ट्रम का ये पॉइंट है। यूरोपियंस वेयर ईगर टू रीच अननोन कॉर्नर्स ऑफ द ईस्ट फॉर ट्रेड एंड द रिलीजियस एक्सपेंशन। देखिए होगा क्या ना कि ट्रेड तो हम लोग सब जान रहे हैं कि ट्रेड के लिए आते हैं। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न था रिलीजन का एक्सपेंशन के लिए, रिलीजन को फैलाने के लिए, क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए ये लोग हमेशा आगे बढ़े हैं और इस तरफ ईस्ट की तरफ भी आए। जब हेनरी द नेविगेटर यहाँ पे ऑर्डर देता है कि आप लोग जाइए ईस्ट की तरफ जा करके ट्रेड कीजिए और रिलीजन को फैलाइए, तो रिलीजन को फैलाने के लिए पोप का, जो कि क्रिश्चियन का हेड है,
ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन भी बहुत सारे सेक्ट में डिवाइड है, जैसे कि एक ऑर्थोडॉक्स है जो कैथोलिक क्रिश्चियन कहलाते हैं, और एक प्रोटेस्टेंट है जो कि अभी ये बाद में देखने को मिलेगा। प्रोटेस्टेंट एक सेक्ट, नया सेक्ट जो है वो डेवलप होगा। तो ऑर्थोडॉक्स जो क्रिश्चियन है, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन, उनका जो रिलीजियस लीडर है उसको पोप कहा जाता है। उस टाइम पोप थे पोप निकोलस 5। ये देखें, पोप निकोलस 5 1454 में राइट देते हैं किसको, प्रिंस हेनरी द नेविगेटर को, यानी प्रिंस हेनरी ऑफ द पोर्टुगल को, कि आपको वो राइट दे रहे हैं कि नेविगेट कीजिए सीज टू द ओरिएंट टू काउंटर द इस्लाम एंड स्प्रेड द क्रिश्चियनिटी। इस्लाम को काउंटर करने के लिए और सीज के जरिए आप जाइए ईस्ट की तरफ। ओरिएंट का मतलब हम लोग पहले ही समझ गए हैं, ईस्ट की तरफ जाइए, ईस्ट की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे केम पानीकर एक हिस्टोरियन है, वो लिखते हैं पोर्टुगल लेड द मैरीटाइम क्रूसेड फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स। 2C इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस 2C से ही पूरा पुर्तगाल का आपको कंकस्ट समझ में आ जाएगा कि पुर्तगाल क्यों आए थे। फर्स्ट कॉमर्स के लिए आए थे और क्रिस्ट के लिए आए थे, ठीक है। क्रिस्ट यानी क्रिश्चियन का स्प्रेडिटी के लिए आए थे। ये हेनरी भैया हैं पुर्तगाल वाले, वो दे रहे हैं पैसा, वो दे रहे हैं स्टेट का सपोर्ट। क्यों दे रहे हैं स्टेट का सपोर्ट, कि जाइए आप एक्सप्लोर कीजिए। 2 रीज़न है, 2C, ये याद रखिएगा, बस यही 2C है, इसी पर सारा खेल बन जाएगा। और यही 2C आगे जा कर के बहुत ज़्यादा कन्फ्रंटेशन भी देखने को मिलेगा। ये 2C को फॉलो चाहे ब्रिटिश हो, डच हो, फ्रेंच हो, इंग्लिश हो। इंग्लिश को समझ में आ जाएगा कि रिलीजन को थोड़ा कम ध्यान देना चाहिए, बिज़नेस में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, तो वही होगा। रिलीजन पे थोड़ा कम फोकस हो जाएगा, बिज़नेस पे ज़्यादा हो जाएगा। तो जब बिज़नेस पे ज़्यादा फोकस होगा तो इनके पास फिर पैसा आएगा, और जब पैसा आ जाएगा तो फिर वे कॉलोनीज़ को पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड इस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है। तो हम लोग आगे देखते हैं आगे क्या होता है। आगे हो रहा है ट्रीटी ऑफ द टॉर्डेसिलास। व्हाट इज़ द ट्रीटी ऑफ द टॉर्डेसिलास? देखिए क्या होता है कि उस टाइम का 2 मेन पावर, पहला स्पेन, दूसरा पोर्टुगल, ये लोग आपस में ट्रीटी कर लेते हैं। 1494 का टाइम रहता है। अटलांटिक ओशियन को एक इमेजिनरी लाइन से डिवाइड कर दिया जाता है। ये एक इमेजिनरी लाइन है जो कि अटलांटिक ओशियन के बीचों बीच नापा जाता है, ठीक है। इसमें ये बोला जाता है कि इधर ईस्ट वाला पार्ट, ये ईस्ट वाला पार्ट बिलोंग्स टू पोर्तुगल एंड द वेस्ट वाला पार्ट बिलोंग्स टू स्पेन। तो इसी वजह से सबसे मेन रीज़न है कि हम लोग की तरफ यानी इंडिया की तरफ 1498 में वास्को डी गामा आएगा। जो वास्को डी गामा कहाँ का होगा, वो पुर्तगाल का ही होगा। ये ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास जो 1494 में हुआ, ये सबसे बड़ा रीज़न है। इसका रीज़न तो चलो उस टाइम के हिसाब से तो वो वाला रीज़न था कि वास्को डी गामा आया, स्पेनिश लोग हम लोग की तरफ नहीं आए। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, अभी के लिहाज में और अभी के वर्ल्ड में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, अभी के लिहाज से देखा जाए तो स्पेनिश लोग, अगर आप अभी भी यहाँ पे जाइए ब्राज़ील में या फिर लैटिन अमेरिका वाले रीजन यानी ये वाला रीजन में अगर जाइएगा तो यहाँ पे अभी भी स्पेनिश बोला जाता है, और बहुत ज़्यादा अमाउंट में बहुत ज़्यादा लोग स्पेनिश बोलते हैं। हालांकि अफ्रीका वाले लोग में अभी भी यहाँ पे देखने को मिलेगा पुर्तगीज़ बोला जाता है। तो ये इन्फ्लुएंस हमेशा के लिए रह जाता है, ठीक है। तो हिस्ट्री आइसोलेट नहीं है, कोई भी चीज़ या टाइमलाइन को ही हिस्ट्री नहीं कहा जाता है। हिस्ट्री आपस में कनेक्टेड होता है, चाहे वो उस टाइम का भी पीरियड हो, चाहे वो अभी का पीरियड हो। अभी का पीरियड भी हिस्ट्री से ही कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल, थोड़ा टॉपिक से भटक रहे हैं और 2 मिनट लगेगा बस, उसको ये चीज़ को थोड़ा वाइंड अप कर दें, उसके बाद फिर मेन टॉपिक में आएंगे। जैसे कि ये था कि पास्ट हमेशा प्रेजेंट से कनेक्टेड होता है और हमेशा ये फ्यूचर से भी कनेक्टेड रहेगा, यही हिस्ट्री हमेशा से सिखाता आया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी जो गाज़ा स्ट्रिप में हो रहा है, जो इज़राइल में हो रहा है, ठीक है, ये इसका पास्ट से कनेक्शन है। 1919 में क्या हुआ था, बाल्फोर डिक्लेरेशन हुआ। तो बाल्फोर डिक्लेरेशन से क्या हुआ, बाल्फोर डिक्लेरेशन से इज़राइल का इस्टेब्लिशमेंट आगे जा कर के होगा। ये 1948 के आसपास ये बाल्फोर ही डिक्लेरेशन था, ठीक है। और अभी इसका प्रेजेंट वर्ल्ड में क्या है, 1948 में था कि 2 नेशन थ्योरीज था, जब इज़राइल और पैलेस्टीन को अलग करने की बात की गई। और अभी फ्यूचर में क्या है, सिर्फ इज़राइल यहाँ पे अपना अथॉरिटी को दिखा रहा है और पैलेस्टीनियन को पूरी तरीके से दबाया जा रहा है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ का जो कनेक्शन होता है वो इंटर रिलेटेड होता है। अभी कभी कोई इवेंट हो रहा है, कोई भी जियो पॉलिटिकल सीन हो रहा है, फॉर एग्जांपल जो रसिया और यूक्रेन का जो मामला हो रहा है, वो ऐसा नहीं है कि अभी जो 2020 से शुरुआत हुआ या 2021 से शुरुआत हुआ तो बस वहीं पर है, उसका पास से कनेक्शन है। 2014 में जब रसिया क्रीमिया पर अटैक किया और क्रीमिया वाले रीजन को जब कब्जा करता है, तो उसका इम्पैक्ट अभी 2022-23 में भी देखने को मिला, जब विनीसिया वाले रीजन में भी आकर के रसिया अटैक कर रहा है और उसका
टेरिटरी को लेने की कोशिश कर रहा है। तो कोई भी चीज़ आपस में कनेक्टेड होता है, ख़ास करके हिस्ट्री में। उसका इन्फ्लुएंस सिर्फ हिस्ट्री में नहीं, अलग अलग रीजन में, उससे ज्योग्राफी भी चेंज होता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे, इसीलिए हम लोग हिस्ट्री को से शुरुआत कर रहे हैं, और यहाँ पे खास करके मॉडर्न हिस्ट्री से इसी वजह से शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो क्योंकि मॉडर्न का वेटेज भी ज़्यादा है। चलिए बैक टू द टॉपिक पे वापस आते हैं।